फेरे शुरू होने वाले हैं गरिमा, अब मंडप में बैठ भी जाओ ना। बस 2 मिनट रोहन, आ रही हूँ ना। ये कहानी है सीमा के घर की, जिसका इकलौता बेटा रोहन अब तक कुंवारा था। इसके पहले कि सीमा को इस बात का एहसास होता कि उसका बेटा जवान हो गया है, मोहल्ले के सभी लोगों को रोहन की माँ के पहले ही रोहन की निकलती जवानी की चिंता होने लगी थी। सुबह सुबह उठकर सीमा पूजा करने अपने घर के मंदिर की ओर बढ़ रही थी कि तभी मोहल्ले की सविता वहाँ आ जाती है। ये सही किया तूने, अब भगवान का ही तो सहारा है। पैर पकड़ ले ठाकुर जी के और मांग ले अच्छी बहू। क्या मतलब सविता, मैं समझी नहीं। अरे 27 का हो गया है रोहन, अब कब करेगी उसकी शादी? शुभम को देख, एक ही उम्र के हैं दोनों, आज उसका 1 साल का बच्चा भी है। अब और देरी करेगी ना फिर तो मिल गई लड़की तुझे। हाँ, ये तो तुमने सही कहा सरिता। रोहन इतना बड़ा हो गया, घर संभालने में मुझे ये सब पता ही नहीं चला। अब मैं तो कोई अच्छा घर जानती नहीं, तेरी नज़र में कोई लड़की है तो बता दे। है ना सीमा, मेरी भाभी की ही बेटी है, गरिमा नाम है उसका। पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सीधा जा और रोहन के लिए उसका हाथ मांग ले। इसके पहले कि गरिमा किसी और के घर की बहू बन जाए, उसे अपने घर लिया। हाँ बाबा, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, अब मैं और देर नहीं करूँगी। मैं आज ही जाकर तेरी भाभी के घर वालों से मिलती हूँ। सरिता की बात मानकर सीमा रोहन का रिश्ता गरिमा के लिए लेकर जाती है। पहली नज़र में रोहन को गरिमा पसंद आ जाती है और वो रिश्ते के लिए हाँ भी कर देता है और 1 महीने में दोनों की शादी की तारीख भी आ जाती है। शादी के दिन देख लिया भाई साहब, 1 महीने का समय भी नहीं लिया मैंने और फट से कर दिया अपने बेटे का रिश्ता। वैसे आपकी बेटी का रिश्ता नहीं लग रहा था क्या पिछले 2 साल से? हैं 10 बार उसका बायोडेटा घूम घूम कर मेरे पास आ चुका है। रोहन की उम्र बीतने की तो बड़ी फिक्र थी आपको, तो ज़रा टिंकू की भी चिंता कर लीजिए। अरे सीमा, बाद में पूरे मोहल्ले वालों को ताना देना। अब चल, मंडप पर फेरों का वक्त हो रहा है। सीमा बाकी रिश्तेदारों के साथ मंडप के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि रोहन तो मंडप में पहुंच चुका है, पर दुल्हन आराम से सोफे पर बैठी है। कभी फ़ोन चला रही है तो कभी चाय की चुस्कियां भर रही है। फेरे शुरू होने वाले गरिमा, अब मंडप में बैठ भी जाओ। बस 2 मिनट रोहन, आ रही हूँ ना, बस चाय खत्म ही होने वाली है। अपनी बहू की ये बात सुनकर सीमा 1 सेकंड के लिए हक्की बक्की रह जाती है, पर इस वक्त माहौल को संभालते हुए कहती है, गरिमा पहले फेरे तो ले ले बेटा, उसके बाद चाय पी लेना है। हर बड़ी में लड़की देखी जाए तो ऐसी ही मिलती है। अभी तो फेरे हुए नहीं, उसमें भी बहू के इतने नखरे कि 2 कदम उठकर मंडप तक नहीं आ रही। शादी के बाद न जाने आपके साथ क्या होगा सीमा जी। और किसी तरह गरिमा की शादी संपन्न हो जाती है। गरिमा बहू बनकर सीमा के घर आ जाती है। अब नई नई बहू को कोई काम बोले तो कैसे, तो पहले 3-4 दिन तो अच्छी तरह निकल जाते हैं क्योंकि गरिमा को कोई काम करने को कहता नहीं। पर 5वें दिन जब सीमा नाश्ता कर रही थी, बहू ज़रा नमक देना तो। अपनी सास की बात पर ध्यान न देकर हाथ में गर्म पानी का ग्लास लिए गरिमा इधर उधर घूमती रहती है। बड़ी बुरी गैस हो रही है, कुछ ज़्यादा तो खाया भी नहीं था रात को, 10 बज रहे हैं, 11 बजे तक फ्रेश हो जाती हूँ। नमक देना तो बहू। ग्लास लेकर गरिमा सोफे पर आराम से पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। देती हूँ मम्मी जी, बस 2 मिनट। गरिमा के वो 2 मिनट पूरे होते होते सीमा का सारा नाश्ता ही खत्म हो जाता है। अपने गर्म पानी का ग्लास का सारा पानी पीने के बाद गरिमा उठकर किचन से नमक लेकर आती है। खाली नमक खाऊं क्या बहू? नाश्ता तो मैंने कर लिया। जा तू अपना गर्म पानी पी, अपनी गैस ख़त्म कर। ओके मम्मी जी। सीमा की बात का गरिमा पर ज़रा भी असर नहीं होता क्योंकि उसके हिसाब से वो जो कर रही थी वो तो सही था। आज अपनी शादी के 1 हफ्ते बाद गरिमा रसोई में जाती है और 2 घंटे में बहुत सोच विचार के बाद आराम से पानी उबालती है। तू रहने दे बहू, न जाने ऐसी किस चीज़ की तैयारी कर रही है। कौन सा बाराती आने वाले हैं खाने के लिए? हमें तो एक दाल सब्जी चाहिए। दाल सब्जी में क्या है मम्मी जी, मैं तो शादी में बनने वाला पुलाव बनाने की सोच रही थी, पर उसके लिए ना बड़े वाले चावल चाहिए। घर के चावल तो बहुत छोटे हैं
और मटर का भी सीज़न आ ही गया है, तो सोच रही हूँ कि मंगवा ही लूँ। अरे जिस स्पीड से तूने अभी तक सिर्फ पानी उबाला है ना, लगता है जो तू बनाने की कोशिश कर रही है वो हमें कल दोपहर तक मिलेगा। इतनी देर में कम से कम सबके लिए दोपहर का खाना ही बना लेती हूँ। जा मुझे अंदर से आटा ला कर दे। गरिमा भंडार घर में तो जाती है पर 5 मिनट तक बाहर नहीं आती। ए बहू, गेहूं चक्की में पीस कर आटा बना रही है क्या? वहीं सामने तो रखा है, ज़रा आँख तो उठा कर देख। भंडार घर की लाइट तो ऑन कर, तब तो आटा दिखेगा। हाँ हाँ मम्मी जी, बस मिल गया है, 2 मिनट। बेचारी सीमा गुस्से में खुद ही भंडार घर जाकर आटा बाहर लेकर आती है और रोटियां बनाना शुरू करती है। जब तक मैं रोटियां बना रही हूँ तू फटाफट सब्जी काट ले। सीमा रोटी बना रही होती है और गरिमा सब्जी काट रही होती है। बहू ज़रा चिमटी पकड़ा तो। मैं भी पागल हूँ, किससे सामान मांग रही हूँ। अरे बैठी रह तू, मैं खुद ले लूँगी। कोई भी गरिमा से कोई काम कहता तो वो समय पर कर ले ये सोचना मुश्किल था। रोहन बाथरूम में हड़बड़ी में टॉवेल ले जाना भूल जाता है। बाथरूम के अंदर से रोहन बाहर बैठी गरिमा को आवाज़ लगाता है। अरे गरिमा प्लीज़ मेरे कपड़े और टॉवेल पकड़ा दो, मैं हड़बड़ी में अंदर लाना ही भूल गया। कोई सुन रहा है क्या? कोई है कमरे में? अरे यार मुझे लेट हो जाएगा गरिमा। रोहन बाथरूम से चिल्लाता ही रहता है पर गरिमा अपनी धुन में मगन रहती है। बेडशीट समेट रही हूँ रोहन, 2 ही हाथ है मेरे, ये कंप्लीट करके ना आ जाऊंगी। ये सब कमरे के बाहर से गुजर रही सीमा देख लेती है। इस लड़की ने तो हद कर दी, इसके होश ठिकाने लगाने ही पड़ेंगे। सीमा कमरे में जाकर अपने बेटे को टॉवल और कपड़े पकड़ाती है, पर इस बार सीमा ने सोच लिया था कि वो गरिमा के होश ठिकाने लगा कर रहेगी। गरिमा छिपकलियों से बहुत डरती थी और ये उसके ससुराल वाले अच्छी तरह जानते थे। इसलिए रोहन से कहकर सीमा एक नकली छिपकली मंगवाकर रसोई के स्लैब पर रख देती है और अपनी बहू से कहती है, 2 मिनट बाद, ठीक है ना बहू? तो तू 2 मिनट तो लेगी ही, इसलिए पहले ही कह रही हूँ 2 मिनट बाद रसोई में जाकर सब्जी को गर्म करके चढ़ा देना, ठीक है? गरिमा आराम से अपना समय लेकर किचन में जैसे ही जाती है, स्लिप पर रखी छिपकली देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई है? मम्मी जी मुझे बचाओ। गरिमा किचन के गेट से बाहर देखती है जहां उसके सीधा सामने उसकी सास बैठी थी, पर उसकी चीख सुनकर भी सीमा कुछ नहीं कहती। वो मुझ पर चिढ़ जाएगा मम्मी जी। अरे मेरे दोनों हाथ फ़ोन में बिजी है बहू, बस 2 मिनट। पापा जी। नीतीश हाथ में चाय का कप लेकर रसोई के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। अरे ओह छिपकली है, अच्छा अच्छा अच्छा। पापा जी छिपकली मुझे खा जाएगी, पापा जी मुझे बचाइए। ये चाय खत्म कर लो बहू, बस 2 मिनट। हाँ यहाँ मेरी जान खतरे में और आप लोग 2 मिनट कर रहे हैं। जैसे ही गरिमा ये बात कहती है, रोहन वहाँ आता है। तुम्हारे साथ रहते रहते सब तुम्हारी तरह हो गया है गरिमा। तुम आगे रोहन, प्लीज प्लीज रोहन मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इस छिपकली को हटाओ। अब वो ना मैं बाथरूम का नल खुला छोड़कर आया हूँ गरिमा, बस 2 मिनट, मैं उसे बंद करके आता हूँ। हाँ सभी के ऐसे बर्ताव से गरिमा समझ जाती है कि वो लोगों के साथ क्या करती थी। आग लगे इस 2 मिनट को, ज़रूरत पर जब मदद मिली नहीं तो 2 मिनट बाद उस मदद का कोई अचार डालेगा क्या। और उसी वक्त सीमा रसोई के अंदर आकर उस नकली छिपकली को पूंछ से पकड़कर घर से बाहर फेंक देती है। अब जब ज़रूरत में घर के ही लोग आपको 2 मिनट करके फंसा दे तो ऐसे लोग किस काम के, है ना बहू? आई एम सो सॉरी मम्मी जी, मैं सब समझ गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी, अब ना मैं कभी भी 2 मिनट नहीं कहूँगी। और इस तरह से सीमा अपने घर को और अपनी बहू को संभाल लेती है। कविता की विदाई के वक्त उसकी माँ ने एक ही बात उसके पल्ले बांधी, और वो ये कि भाई किसी की बात को कभी ना मत बोलना। कविता, ओ कविता। कविता जो कि बाल बना रही थी। हाँ जी बेटा जरा पीने को पानी देना। कविता ने न आओ देखा न ताओ, हाथ में बाल लगा हुआ कंघा लेकर दूसरे हाथ में पानी का ग्लास लेकर पहुंच जाती है सासू माँ के पास। लाला बहू, छी छी, ये तो पूरे ग्लास में बाल लगे हैं।
सॉरी माँ जी, वो क्या ना, मैं बाल झाड़ रही थी। हाँ तो झाड़ लेती फिर दे देती पानी। माँ जी वो तब तक देर हो जाती ना। अरे तो बोल देती मैं किसी और से ले लेती पानी। क्या बोलती थी माँ जी कि मैं आपको पानी नहीं दूंगी? नहीं बोल सकती आपको। आप ये बोल रही हैं मेरी माँ ने ना बोलने से मना किया है, आप जानती है ना। सास सर पर हाथ रख लेती है और पानी का ग्लास टेबल पर रखकर खुद ही पानी लेने उठ जाती है। पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या बीमारी है, एक तो काम करके दो और ऊपर से। तभी पति की आवाज़ आती है। कविता, ओ कविता, जरा जल्दी से आना। कविता, जिसके हाथ में पानी का ग्लास था, वो पानी का ग्लास लेकर सीढ़ियों पर भागती है, जिससे सीढ़ियों में पानी गिरता है और पानी में पैर पड़ने से कविता का पैर फिसलता है और पैर फिसल जाने के बाद वो गिर जाती है। पति को ज़ोर से कविता के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागकर उसे पकड़ता है, लेकिन ये क्या, वो भी कविता के साथ ही गिर जाता है। अरे क्या हो रहा है, ये कैसे गिरे पड़े जा रहे हो? बहू तू इसे लेकर गिरी है या ये तुझे लेकर गिरा? माँ जी वैसे तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरे पड़े हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं पहले गिरी, मेरा देखा देखी ये भी कूद पड़े। देखा देखी कूद पड़े। अरे यह कोई स्विमिंग पूल है? अरे कोई सीढ़ी से गिरता है क्या? अरे माँ, मैंने इसको बुलाया, ये नीचे से पानी का ग्लास लेकर आ रही थी, पानी सीढ़ी पर गिरा, ये पानी में फिसली और ये गिरी और ये चिल्लाई तो मैं आया तो मैं भी गिरी और ओफो, क्या आया गया गिरी उठी, क्या लगा रखा है? बहू पानी का ग्लास लेकर क्यों भागी ऊपर? वो माँ जी इन्होंने कहा था कि तुरंत ऊपर आ जाओ। तो ग्लास किचन में रखकर चली जाती तो क्या हो जाता? माँ जी प्लीज़, आप फिर गलत बात बोल रही हैं। मैं पानी रखने किचन तक जाती तो देर नहीं हो जाती क्या? फिर मैं क्या कहती इनको कि मैं नहीं आ रही हूँ तुरंत, क्योंकि पहले मैं ग्लास रखने किचन में जा रही हूँ। कुछ भी ना माँ जी, आपको पता है ना मेरी माँ ने कहा था कि। अरे तो अब क्या करोगी? बोलो बोलो, क्या करोगी? अब गिर गया, सारा कपड़ा खराब, जो काम था वो भूल गया यार तुम ना। पति और सास चले जाते हैं, लेकिन कविता के लिए तो वही एक सवाल रह जाता है, यार मैंने गलत क्या किया? मैं तो टाइम पर हाँ का जवाब दे देती हूँ। जैसे तैसे जिंदगी बहू के साथ चल रही थी। सास देखती कि कविता सारा दिन काम में लगी रहती है, उसे जो जो बोलता वो उस पर हाँ करके काम करने लगती। कविता उनकी छोटी बहू थी, जिसकी हाँ पर हाँ जी का फ़ायदा उसकी बड़ी बहू उठा रही थी। कविता, ओ कविता, ज़रा ये सब्ज़ी तो काट दे। जी भाभी अभी काट देती हूँ। अरे लेकिन बहू तू तो नाश्ता कर रही है ना, खा ले पहले, वैसे भी पूजा पाठ करते करते तू थक जाती है, खा ले। नहीं माँ जी, मैं पहले सब्ज़ी काट देती हूँ, वरना भाभी को बुरा लग जाएगा। अरे ला, मैं सब्जी काट देती हूँ, वैसे भी खाना तो दोपहर में बनेगा। पर माँ जी भाभी ने तो मुझे बोला है ना। कविता सब्जी काट रही होती है कि सास को गुस्सा आ जाता है। कविता ला ये सब्जी मुझे दे और मेरे लिए पानी लेकर आ। वनिता यानी कि बड़ी बहू समझ जाती है कि सास कविता का साथ दे रही है, तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। माँ जी मैंने कविता को ज़रा से सब्ज़ी काटने को क्या कह दिया? आपको तो बुरा लग गया? मैं जो सारा दिन बैठकर खाना बनाती हूँ, वो कभी नहीं कहा आपने कि ला मैं रोटी बना दूँ। वनिता, कविता सीधी है, उससे कोई काम करवाने से पहले देख लिया करो कि वो क्या कर रही है। सुबह से जाकर अब नाश्ता करने बैठी थी और तुम उसे सब्जी काटने में लगा रही हो। माँ जी तो क्या सब्ज़ी नहीं बनेगी? अरे वो कब खाना खा रही है, क्या कर रही है, ये देखकर घर का काम बोला जाएगा क्या उससे? सब्जी तो कट रही है ना बहू, आप शांत हो जाओ। सास बड़ी बहू को समझा रही होती है कि ननद आ जाती है। अरे मेरी बेटी कैसी है बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना माँ, शाम को ज़रा बड़ी मार्केट जाना है इनके लिए लुंगी लेने, तो इसके लिए कविता भाभी की वो लाल वाली साड़ी लेने आई हूँ जो आपने उन्हें विदाई में दी थी ना। लाल वाली, वो भारी वाली? तू वो लुंगी लेने जाने के लिए पहनेगी? अरे ऐसा क्या भाई? क्या है माँ, हमेशा मजाक उड़ाती रहती हूँ। कविता भाभी, ओ कविता भाभी। भाभी आ जाती है एक ही आवाज़ पर। अरे बिट्टी कैसी हो, कैसे आना हुआ? बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे भाभी रहने दो, माँ तब तक और 4 बातें सुना देंगी। आप ना बस वो लाल वाली साड़ी है ना जो विदाई में आपने पहनी थी, वो दे दो ना।
कविता थोड़ा शांत हो जाती है क्योंकि वो साड़ी वो ननद को नहीं देना चाहती है। कविता सास की ओर देखती है। सास समझ जाती है। क्या हो गया भाभी, नहीं देनी क्या साड़ी? तो ना बोल दो। अरे वही बोलना तो नहीं आता है ना, नहीं नहीं बोल पाती है। माँ प्लीज़ चुप ही करो। भाभी ज़रा जल्दी लेकर आओ ना, हम लोगों को जाना भी तो है फिर। कविता मन मारकर ननद को साड़ी लाकर देती है। अच्छा भाभी चलती हूँ, वो क्या है ना ज़रा बाज़ार। हाँ हाँ लुंगी लेने, वो भी हजारों की साड़ी पहनकर। कविता सास को देखती है और अंदर जा रही होती है कि कविता बेटा, ससुराल में सबकी बात मानना सही है, लेकिन इतना भी हाँ मत बोला करो कि कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। पर माँ जी, माँ ने तो कहा था कि ना नहीं बोलना है। अरे लेकिन बेटा, जहाँ तुझे तकलीफ़ हो वहाँ तो ना बोल दिया कर। नहीं नहीं माँ जी, ये ठीक नहीं है। कविता जैसे ही कमरे में जा रही होती है। कविता, मैं बहुत थक गई हूँ, ज़रा कमरे में अदरक वाली चाय तो पकड़ा दी। और हाँ माँ जी, मैं ना कविता के हाथ की ही चाय पीऊँगी। चाची, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। तभी कविता का पति भी आ जाता है। कविता, मेरे कपड़े वॉशरूम में रख दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। कविता सभी घर वालों का काम करके सास के पास आती है। सास उसकी हालत देखकर सोचती है कि इसे ना बोलना कैसे सिखाए। अगले रोज़, कविता, आज तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। वनीता बहू, तुम दोनों मिलकर मेहमानों के लिए कुछ अच्छा खाने को बना लेना। माँ जी, वो क्या है ना, मैं आज हाथ में मेहंदी लगवा रही हूँ। सावन चल रहा है ना, तो खाना तो नहीं बना पाऊँगी। कविता, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे माँ बाप क्या खाने से खुश हो जाएंगे, है ना? तो तुम अकेले ही खाना बना लेना। हाँ जी, मैं बना लूँगी भाभी। कविता सारा दिन लगकर खाना बनाती है, सबके लिए सारा इंतज़ाम करती है। कविता के माता पिता आते हैं तो सामने खड़ी होती है थकी हारी कविता। बहन जी, बुरा न माने तो एक बात बोलूं? वो क्या है ना, कविता शादी के बाद उतनी चमक नहीं रही जैसे शादी से पहले। क्या हो गया, कुछ बात है क्या? उसका कारण भी आप ही है समधन जी। वैसे अब मैं क्या बोलूं, कुछ देर रहिए, खुद ही समझ जाइएगा। बस फिर क्या, कविता खाना लगाती है। एक एक करके खाना लगाकर जैसे ही वो खाना खाने बैठती है, बहू ज़रा मेरे कमरे से चश्मा तो ले आ। कविता चश्मा लाकर बैठी होती है कि वनीता का बच्चा बोल पड़ता है। चाची, मुझे ये नहीं, मुझे मैगी खानी है, मैगी बना कर लाओ। कविता मैगी बनाकर बैठ रही होती है कि जेठानी बोल पड़ती है। कविता, वो मेरे हाथों में तो मेहंदी है ना, तो ज़रा मुझे एक बड़ा चम्मच धोकर तो देना। हाय रे, कविता उन्हें चम्मच देकर बैठी होती है कि ननद आ जाती है। भाभी क्या है, ब्लाउज तो दिया ही नहीं आपने, जल्दी से लेकर आइए, चलिए। माँ देखती रहती है कि ये क्या हो रहा है। बेटा, कभी किसी को ना भी बोल दिया कर। बस सासू माँ को तो इसी बात का इंतज़ार था। देखा बहू, तेरी माँ अब क्या बोल रही है, तू कभी ना भी कर दिया कर। कविता जो थकी बैठी थी वो सास की बात सुनकर रो पड़ती है, सास को गले लगा लेती है। तभी कविता के पिता, कविता ज़रा चावल तो देना। पापा खुद ले लीजिए, माँ को बोल दीजिए, अभी मैं रो रही हूँ। कविता की बात पर पूरा घर हंस पड़ता है और अब कविता वहीं हाँ करती है जहाँ वो कंफर्टेबल होती है। अंशुल को जुआ खेलने की बुरी आदत लग चुकी थी। बीवी के लाख समझाने पर भी अंशुल उसकी कोई बात नहीं मानता। तुम मुझे सड़कों पे ला दोगे? अरे, तुम कोई गाड़ी हो जो तुम्हें सड़क पर ला दूंगा? मजाक कर लो बस तुम। अरे घर में इतने भी खाने का सामान लाने के पैसे तो छोड़ो, सब लुटा दोगे क्या? जिस दिन जुए में जीत जाऊंगा तब देखना, सबको बताते फिरोगे कि कितना पैसा है तुम्हारे पति के पास। बताने की आदत ही तो नहीं है मेरी, वरना सबको बता चुकी होती कि तुम कितने बड़े नाकारे हो, नल्ले हो। लाओ, और पैसे दे दो है तो कुछ। अरे भरोसा रखो, आज बाजी जीत ही जाऊंगा मैं। घर के बर्तन बेच दोगे क्या? अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अरे बबूचक, कुछ तो लाज शर्म कर ले। लाज शर्म क्यों करूं? मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूं क्या?
जितनी इधर उधर की बातें कर लेते हो ना, उतनी मेहनत करोगे तो ठीक रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं धमकी मत दो मुझे। बड़े बड़े लोगों के साथ जुआ खेलता हूँ, मुझे छोड़ने में नुकसान तुम्हारा ही है। मुझे तो बहस ही नहीं करनी, मैं पैसा नहीं देने वाली, बात खत्म। अंशुल वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर पे कुछ गुंडे आते हैं। कहाँ है वो अंशुलवा? वो तो कहीं गए हैं, सुबह से गायब है। हमेशा के लिए गायब हो जाएगा वो। उसे समझा लेना, उसने हमसे पैसे लिए थे और अब लौट आने के टाइम मिस्टर इंडिया खेल रहा है। वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। और तुम क्या बताओगी? उसे पता ही चल जाएगा कि घर में आंधी आई थी। हम घर के सामान का वो हाल करेंगे कि अंशुल की तो रूह कांप जाएगी। घर का सामान मेरा है, अंशुल ने आपसे पैसा लिया था, आप उससे बात करिए ना। तो उसकी पत्नी नहीं है क्या? काश नहीं होती। गुंडे की आवाज सुन के मोहल्ले के लोग अपने घर से ताका झाकी करने लगते हैं। ठीक है, हमारे धंधे का उसूल है, हम औरत के सामने कोई गड़बड़ नहीं करते, पर अंशुल दिखा ना तो वो सिंगल पीस में घर नहीं आएगा। चलो रे। रीमा ये बात बताए तो किसे बताए। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति को बुरा भला कहे। शाम को अचानक रीमा का भाई घर आ जाता है। अरे अर्जुन, तू बता दिया होता। अरे दीदी, सरप्राइज जैसी भी कोई चीज होती है, मैं जीजाजी और तुमको सरप्राइज देने आया हूँ। तभी अंशुल भी वहां आ जाता है। अरे हाँ साले साहब, कैसे हो? साला भी बोल दो और साहब भी बोल दो, गाली भी दो और पुचकार भी दो। बहुत स्मार्ट हो गए हो जीजू। अरे साला तो रिश्ते का नाम है। और बताओ क्या चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेहनत का पसीना अब चमक रहा है। मैंने घर वालों की ईएमआई चुका दी, नई कार दिलवा दी उनको, और इस सब के बाद अब मैं घर खरीदने का जुगाड़ कर रहा हूँ। अरे बस बस यार, थोड़ी और मेहनत करोगे तो अंबानी फोन लगा के तुमसे टिप्स लेने लगेगा। रीमा, तुमको हंसने पे पाबंदी है क्या? अंदर आओ, कुछ बात करनी है। अंशुल और रीमा अंदर चले जाते हैं। कुछ गुंडे आए थे, पैसे मांग रहे थे। मोहल्ले के लोगों ने भी देखा। अब तुम मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद करवा दोगे क्या? अरे तुम्हारा भाई आया है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं। मेरा मूड ऑफ मत करो। अरे, मूड ऑफ कर रही हूं? वो गुंडे तुमको ही ऑफ कर देंगे, धमकी देकर गए हैं। बस नेगेटिव बातें करवा लो तुमसे। दिन भर से गायब क्यों थे? इतने पॉजिटिव हो तो घर रह के उनका सामना करते। तो क्या करूं? तुम भी तो पैसे नहीं दे रही थी, बाहर से लेने पड़े मुझे। पैसे तुम जुआ खेलने के लिए मांगते हो, कोई महान काम नहीं करते पैसों से। मेरी बात मानो अंशुल, ये सब छोड़ दो। हम अपनी एक दुकान खोल लेंगे, पैसे बनाएंगे, मेहनत से कमाएंगे। तुम सही कह रही हो, लेकिन दुकान खोलने में भी तो पैसा लगता है ना। थोड़ा इंतजार करते हैं, मैं घर से कोई छोटा बिजनेस कर लेती हूँ, पैसे आ जाएंगे तो दुकान भी खुल जाएगी। एक काम करो ना, तुम्हारे भाई से पैसे ले लो, उसके पास तो बहुत है। पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा, मैं तो नहीं मांग सकती। अंशुल उसी वक्त बाहर जाके अर्जुन से कहता है, अब साले साहब, मुसीबत के समय भाई ही बहन की मदद करता है। हमारी हालत थोड़ी तंग चल रही है और पैसों की सख्त जरूरत है, दुकान खोलनी है। हम सोच रहे थे कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है जीजू, पर 2 लाख तक कर दूंगा, पर 1 महीने बाद लौटा दीजिएगा प्लीज। अरे सब ठीक रहा तो 1 हफ्ते में ही लौटा दूंगा। अंशुल अर्जुन से पैसे लेता है और बाहर चला जाता है। देखिए, सबसे पहले उधारी चुका देना, अब और कोई घर ना आए। अंशुल अपनी धुन में निकल जाता है, सीधे जुए खेलने वाली जगह पर। अरे अंशुल, आज कितने की बाजी? 2 लाख। देख ले भाई, तेरे तारे सही नहीं चल रहे।
ये पैसे मेरे साले अर्जुन के हैं, उसके तारे तो अच्छे चल रहे हैं, ये बाजी जरूर जीतूंगा मैं। अगले दिन सुबह रीमा घंटी की आवाज से जागती है और दरवाजा खोलती है। पूरी रात कहाँ थे तुम? एक खुशखबरी है, मुझे मेरे पिताजी ने भी 1 लाख रुपए दे दिए। अरे वाह, यानी अब हमारे पास पूरे 3 लाख रुपए हैं। नहीं, एक ही है, 2 लाख की बाजी हार गया ना कल रात में। अर्जुन भी जागा हुआ था, उसने सारी बातें सुन ली थी। रीमा रोने लगती है। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी की लंका लग गई है। अरे पैसे ही तो है, हाथ का मेल है ये तो। जीजा जी, बहुत हो गया आपका नाटक। अब दीदी आपके साथ नहीं रहेगी। हम अपनी बहन को जुए के दांव पे नहीं लगा सकते।